सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बातें अगर सच हो तो कड़वी होंगी, ये ज़रूरी तो नहीं है। लहजे में मिठास होनी चाहिए और आज हम उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसकी आंखों से फ़िज़ा बदल जाती है, एक ऐसी शख्सियत जिसके रुतबे से हवा बदल जाती है, एक ऐसी शख्सियत जिसने कई कामयाब शख्स के सफ़र को आसान बनाया है, बड़ी शिद्दत से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है। तो आज हम एक ऐसे मखसूस वाहिदीन से मुखातिब होने वाले हैं। इनके सफ़र की शुरुआत 90s में मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर में एक कोचिंग क्लासेस सोनू कोचिंग क्लासेस के तौर पे हुई थी। वक्त के साथ कई बार वक्त से तेज़ चलकर इन्होंने इंडियाज फर्स्ट एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल मैक्रोविजन को इस्टेब्लिश कर दिया है। और जब से इनके पुरकशिश और दिलकश किरदार में ओशो का रंग जुड़ा है, इन्होंने कमोबेश 5000 लोगों के ज़िंदगियों में उनके ज़िंदगी के डूबते शाम को उगता सूरज में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज हम इस टॉक शो जिसका नाम है नेकेड ट्रूथ स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ टीचर में स्वागत करने जा रहा हूं मैक्रोविजन एकेडमी के प्रेसिडेंट मंजूषा चौकसे मैम का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका समय देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़बानी अपना इंट्रोडक्शन हमारे विजिटर्स को दें। मैं मंजूषा चौक से। अपने आप को मैं आज भी लर्नर एज ए स्टूडेंट मानती हूँ। नियरली लास्ट 30 to 33 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हूँ और एजुकेशन, बच्चे, टीचिंग, बायोलॉजी के साथ साथ बच्चों से रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती है उसमें इन्वॉल्वमेंट, ये मुझे भी बहुत, मेरी भी खुशनसीबी है कि मुझे ये बच्चे रहने का मौका देता है। और ऐसी फील्ड से जुड़े रहना जिसमें आप यंग माइंड के साथ, यंग हार्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको बहुत फ्रेश रखता है। और बहुत लगातार लंबे सालों तक बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा खुद सिलेक्शन हुआ है और उसके बाद उस एरिया को ड्रॉप करके मैं सर के साथ में, आनंद सर के साथ में टीचिंग की फील्ड में आई। सो एज अ प्रोफेशन जब इसे कहा जाए तो मेरे लिए ये वर्ड प्रोफेशन अपने आप में उतना मुझे सही नहीं लगता। ये मेरी हॉबी कम मेरी हैपनिंग प्लेस है। और मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि अपनी वर्क प्लेस को, अपने काम को, बच्चों के साथ को और मेरे साथियों के साथ को मैं बहुत एंजॉय कर पाती हूँ और इसमें जी पाती हूँ। तो एज सच कहा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा इसको प्रोफेशनल वर्ल्ड ना कह के खेल खेल में जी रहे हैं और बहुत सारे दिलों तक पहुँच रहा है, बहुत सारे दिल हम तक पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग मंजूषा। सो स्वीट ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। वैसे मेरी कद इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे नज़रिए से अगर मैं आपको देखूं तो एक बहुत ही टफ पर्सनालिटी लगते थे जब शुरू शुरू में मैंने आपको फेस किया था। इंटरेक्शन के साथ अगर धीरे धीरे समझा आपको तो एक बहुत ही सुलझी हुई सोच नज़र आई, जिसका एथिक्स बहुत सिंपल था, काम के लिए बहुत डेडिकेशन था। लेकिन इस दोनों ही पर्सनालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कैसे मेंटेन करती है इसको? एज सच कहा जाए तो मुझे ये कई बार सुनने मिलता है कि मैं, जब कोई मुझे देखता है तो उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ी सी डिसिप्लिन्ड और नो डाउट अपने काम को लेके, अपने टारगेट्स को लेके। और जब मैंने बच्चों के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बरसों तक काम किया है तो वहाँ पे चूँकि रिज़ल्ट देना होता है और पढ़ने पढ़ाने से जब हमारा ताल्लुक़ हुआ तो उसमें ये होता था कि एक बच्चे से उसका बेस्ट निकालना है। और उसमें कहीं स्ट्रिक्टनेस, कहीं प्यार, कहीं डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी था। और जब प्यार, स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन जो है ये हमारा पार्ट होता चला गया तो ये मेरी पर्सनालिटी में ऑलरेडी था और वो ऐड ऑन हो गया। तो हो सकता है कहीं बाहर से जो जब तक मुझसे मिले नहीं और मेरा उसका ज़्यादा आमना सामना ना हो तो उन्हें कईयों को लगता है कि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ और डिसिप्लिन, नो डाउट सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी आउटपुट एक्सपेक्टेड है बेस्ट किसी का, उस पर एक वर्क टीम का और हमारा होना चाहिए। इसलिए कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा दिखने में बाहर से नारियल जैसे सख्त हो बट अंदर से सॉफ्ट हो। अब इतना कुछ तो मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाती क्योंकि जो कुछ थोड़ा सा अंदर होता है वही बाहर रहता है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा दो पर्सनालिटीज़ लेके चलती हूँ ऐसा मैं नहीं फील करती हूँ।
पर यदि जाता है तो मैं इस बात की केयर करती हूँ कि मेरे करीब से कोई मुझसे कांटेक्ट में आए तो थोड़ा सा मेरा स्नेह प्यार उस तक पहुँचे। तो ये मेरा एक अप रहता है कहीं ना कहीं कि यदि ये इमेज चली गई है तो वो प्यार भी पहुंचना चाहिए। ये वो बिल्कुल पहुँचती है मैम। मैम ये जो कारवां हमारा मैक्रोविज़न का है, इसके सफ़र में मेरा ये ऑलमोस्ट 700 डेज़ मैंने गुज़ार दिए हैं। तो इस सफ़र में जब कभी आपकी बात होती है तो सर का नाम आता है और सर की बात होती है तो आपका नाम आता है। लेकिन मेरी समझ जहाँ तक जाती है ये सिर्फ़ हस्बैंड एंड वाइफ़ का रिलेशन नहीं है, एक वर्क एथिक्स है, एक वर्क कल्चर है। बच्चों के बीच में रहना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत कोशिश करती हैं आप। लेकिन कहीं न कहीं इस सफ़र की शुरुआत आपने ये सारी चीज़ें सोच के की होगी। तो एक ब्रीफ इंट्रो इस सफ़र के शुरुआत के बारे में, जब आपने स्टार्ट किया था इसको। कादिर सर, सच कहा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा तो कभी सोच के नहीं किए। और सबसे बड़ी बात तो है कि चूंकि प्यार किया था तो उसको प्यार को अपने आप ऊपर वाला एक ताकत देता है कि आप निभाते चले जाते हो। यस मैम। और सर के साथ ये था कि प्यार का होना, और चूंकि दोनों का शौक सेम था तो हम उस समय अपने काम में सब कुछ भूल जाते थे। और जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है तो नो डाउट, चूंकि सफ़र जहाँ से शुरू हुआ वो दो लोगों से सफ़र शुरू हुआ था, और दो लोगों से अब जब ये कारवां हज़ारों तक पहुँचा है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो डे टू डे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। और उसका सॉल्व होना भी सहज इसलिए था क्योंकि परिवार का भी साथ था। एग्ज़ैक्टली, यस। और परिवार के साथ में सर के साथ साथ मेरी मदर इन लॉ, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स, और सबसे बड़ा कोऑपरेशन जो अब मुझे रेगुलर मिलता आया है वो अपने बच्चों से भी, जो मेरे खुद के बच्चे, और अब परिवार बड़ा हुआ है तो परिवार में जो नया मेंबर है उसका भी कोऑपरेशन मिलता यस है। मैम। तो डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मानते थे। और लाइफ में जब आप सुख दुख अलग से डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं तो आपके लिए एक होता है कि भाई ठीक है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट बच्चों के लिए है, ये कमिटमेंट कोचिंग के लिए था, रिजल्ट्स के लिए था। और धीरे धीरे वही फिर स्कूल में, और अब चूंकि हॉस्पिटल भी है तो वहाँ भी ये कमिटमेंट हो गया। तो ऐसा हम कहें कि हमने किया है ऐसा तो नहीं है, ऊपर वाला ही कुछ इस तरीके से ऐड ऑन करता चला जाता यस है मैम, एग्ज़ैक्टली। कि जब आपके पास में वो चीज़ें आपसे करवानी होती है तो वो सब एक्स्ट्रा एक पावर भी दे देता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दे देता है। और ऐसे कुछ बहुत सारे टॉपअप अपने आप ऐड होते चले गए जिसमें हम खेल खेल में ही यहाँ तक पहुँच गए हैं। यस मैम। मैम अगर आप इजाज़त दें तो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आपके आनंद सर के सफ़र के शुरुआत के बारे में। जैसा आपने शेयर किया था कभी कि ये एक ट्यूशन सेंटर से एक टीचर्स का जो सफ़र आपका रहा है, उसकी शुरुआत के बारे में कुछ? अब मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो शायद एक दूसरा इंसान होगा जिसने एक जस्ट 19-20 साल, 18-19-20 साल की उम्र में उसे जिसे प्यार हुआ, और प्यार हुआ तो ये था कि ठीक है, प्यार हुआ है लेकिन पढ़ाई अपनी जगह चलती थी, रिजल्ट्स अपनी जगह हम देते थे। और कुछ सर की पारिवारिक उस समय परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जो रोल था वो एज अ ट्रबल शूटर उनके काम में गया। सर के फादर जो है उस समय कैंसर पेशेंट थे, और सर के फादर का ट्रीटमेंट कराने के लिए सर को रेगुलर मुंबई जाना होता था। और उस समय हमारी केवल कोचिंग चलती थी, और कोचिंग में मैं एज ए स्टूडेंट भी एंटर हुई थी। और स्टूडेंट होने के अलावा चूंकि मैं थोड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी तो कहीं ये था कि उस समय बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी टीचर सर के पास में नहीं थे उस समय। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बायो की क्लास भी लेनी होती थी, मैं अपने ही फ्रेंड्स को बायो भी पढ़ाती थी। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और कुछ फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स जो कि काम चलाओ 2-4 दिन यदि सर क्लास नहीं ले पा रहे तो मैं ले पाती थी। और उस समय कुछ लगातार कुछ दिनों तक सर अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए, कीमोथेरेपी के लिए मुंबई रहते थे। और यहाँ पे सर को लगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो शायद कोचिंग तो बिखर जाएगी, यस। क्योंकि कोचिंग का बिजनेस ऐसा नहीं होता है जैसा स्कूल का है। स्कूल में क्या है, बच्चा आपके पास में यदि साल के स्टार्टिंग में आ गया
तो वो लास्ट में टीसी लेके ही जाएगी। कोचिंग में क्या है, आप चूंकि 1 महीने का हम उस समय एडवांस लेते थे, आपने पढ़ा दिया और नेक्स्ट मंथ में आपकी क्लासेस नहीं होंगी तो बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। और सर को कहीं ना कहीं ये डर था, पर उस समय ज़रूरत ऐसी पड़ी कि सर का जाना ज़रूरी था। और जब सब सर वापस आए तो कोचिंग के उन बच्चों को सर ने कहा कि मैं ये 1 महीने का पैसा नहीं लूँगा और मैं नेक्स्ट मंथ आपको एक्स्ट्रा पढ़ा के ही उसका पैसा लूँगी। लेकिन जितने भी बच्चे थे उनका सर को बिल्कुल एक ही बात कहना थी कि नहीं, हमारी तो सारे दिन क्लास लगी है और मंजू दीदी ने ली है। तो चूंकि सर का अपनी तरफ से एक अट्रैक्शन मेरी तरफ भी था और सर ने उस समय तब ये था कि वो दोस्ती ही थी, लेकिन जब सर को लगा कि मेरा ये डेडिकेशन और कमिटमेंट है और कहीं मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाद में उठा पा रही हूँ, तो सर ने फिर उस समय प्रपोज किया। एंड दैट टाइम इट वाज लाइक दैट कि ठीक है, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था तो मैं मेडिकल कंटिन्यू करती, पर चूंकि सर के फादर की तबीयत ज़्यादा खराब होती चली गई और कुछ समय बाद फादर रहे भी नहीं, तो तब का प्रॉमिस था कि नहीं, शादी अर्जेंट में करनी होगी। तो हम लोगों ने, मेरी एज उस समय थोड़ी सी कम थी, 21, आई वॉज जस्ट 21, और मेरा एजुकेशन भी जस्ट आई वॉज BSc, तो मेरा पूरा एजुकेशन भी शादी के बाद कंटिन्यू रहा पढ़ाने के साथ साथ। बट ये है कि ग्रेजुअली कोचिंग से धीरे धीरे हम कोचिंग में इतने बेस्ट रिजल्ट्स देते चले गए कि उस समय बुरहानपुर की सारी स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग में आते थे। एंड दैट टाइम वी फेल्ट कि कहीं कोचिंग और बाकी स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं उनका दो दो जगह समय भी जा रहा है और फिर समय के साथ साथ वो पैसा भी हमें दे रहे हैं। Yes. तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हम बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। और चूंकि हमारा मिशन दोनों का कॉमन था कि बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना, इससे ज़्यादा का कुछ बहुत बड़ा ड्रीम भी नहीं था। तो उस समय हमें लगा कि क्यों नहीं हम बच्चों के लिए एक स्कूल ही खोल लें, और इस तरीके से हमने कोचिंग कुछ सालों तक चलाई। और 99-2000 में उस समय 1 साल के लिए ही स्टेट बोर्ड की एक परमिशन मिली थी जिसमें आप रिवर्स में स्कूल खोल सकते हो, 9th और 11th, वो एक ही साल के लिए मिली थी। और उस समय हमने न्यू विजन अपने ही घर में खोल लिया 2 क्लासेस में। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा जर्नी स्कूल की स्टार्ट हुई। बट वो जर्नी भी जो कोचिंग की थी, आज भी वो बच्चे जुड़े हुए हैं और वो बच्चों के बच्चे अब हमारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जर्नी में ये है कि एक बड़ा हमारा पूरा जो एजुकेशनल हब बन गया, उसमें बुरहानपुर के बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास कोचिंग में थे, उनके बच्चे अब स्कूल में हमारे पास आ गए। मैम, बुरहानपुर को अगर शहर के हिसाब से मैं बताऊं तो एक छोटा शहर है जिसमें ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाने का सोचना भी मुश्किल है, और आपने इस दुनिया को बनने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है। लेकिन जब हम इसके बात करते हैं इसकी खूबसूरती की, इसके सक्सेस की, तो कहीं ना कहीं इसका स्ट्रगल भी रहा होगा, कहीं अप्स कभी डाउन आए होंगे। तो कोई फर्दर ऐसा पर्सन जो आपके डाउन में आपके साथ खड़ा रहा हो हमेशा, अपार्ट फ्रॉम आनंद सर? आनंद सर तो हमेशा रहे, लेकिन नो डाउट जब आप फैमिली आपकी बढ़ती जाती है और कहीं काम की शिद्दत, आपके खुद का कमिटमेंट है, आपसे कोई नहीं मांग रहा है, तो उस समय प्रॉब्लम्स इंटरनल स्ट्रेंथ की ही आती थी। यस मैम। यदि हम प्रोफेशनली कहें तो वहाँ मेहनत करना, सब्जेक्ट इससे रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं आती थी, तो परिवार का बहुत साथ रहा। और एज सच मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चेहरा सर के अलावा, परिवार के अलावा उस तरीके से नहीं याद है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब यदि मैं देखती हूँ तो अब यदि कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती है तो टीम सबसे बड़ा चेहरा होती है। क्योंकि एक होता है कि आप घर में जब कोई चीज़ को प्रॉब्लम के लेके अकेले सोचते हो तब वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है। और हमारी टीम के इनर सर्कल में कई ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ बरसों से जुड़े हुए हैं, यस मैम। और नए मेंबर्स भी जब कहीं मीटिंग में होता है साथ, तो उनका जो हमसे इंटरेक्शन होता है वो हमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दे जाता है। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन। आपने कहा कि कई सारे लोग बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड ये कि प्राइवेट कॉरिडोर में अगर देखें तो लोग ये कहते हैं कि जॉब स्विच करने से सैलरी हाइक मिलती है। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, पता नहीं कब आपकी जॉब चली जाएगी, लेकिन मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया है कि
ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा लोग हैं जो 20 साल से ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। इस फैमिली को इतना डेडिकेटेड, इतना कम्युनिटी बनाने में आपका क्या किरदार रहा है? एज सच यदि आप कहें कि मेरा अपना इंडिविजुअल रोल, तो मैंने हमेशा से ही एक सर की शैडो बन के काम करने का कोशिश की है। और इस शैडो बनने में नो डाउट परिवार, घर, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिक्कतें आती थी। एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि जैसे कोचिंग हम चलाते थे, तो दैट टाइम देयर वर नो कंप्यूटर्स। तो उस समय इवन हम टेस्ट पेपर्स भी लिखते थे, तो सर का ये होता था कि सर क्लासेस ले रहे हैं, तो चूंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी तो सर अपने टेस्ट पेपर्स मुझे लिखने को दे देते थे कि तुम ये टेस्ट पेपर्स रेडी करो। कई बार हमको रात में 11-12 बज जाती थी, क्योंकि सुबह से रात तक कुछ क्लासेस भी होती थी और ये पर्दे के पीछे का भी काम होता था। तो वो तो हम जोश जोश में कर लेते थे दोनों। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे इस काम में टेक्निकल सपोर्ट स्कूल में मिलता चला गया, तो इसमें ये था कि मेरा अपना वर्क यदि आप कहे तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हूँ, पर जो भी मिशन सर ने लिया है तो व्हाट बेस्ट आई कुड कंट्रीब्यूट। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉपी किताबों से रिलेटेड काम है, तो बच्चों के लिए क्या बेस्ट बुक्स का सिलेक्शन है, बुक्स को किस तरीके से मैनेज करना है, या नोट्स कैसे बनाना है। तो बिसाइड्स टीचिंग बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा ये कंट्रीब्यूशन होता था कि एकेडमिक सपोर्ट आई वाज ट्राइंग टू गिव एट माय लेवल यस मैम। विद द टीम। और इसमें एकेडमिक्स में इतना अनएंडिंग फील्ड है कि आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और हम चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का विंग लेके चलते हैं, तो वहाँ रिजल्ट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, बिकॉज रिजल्ट से ही आप अपना सेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये है कि रोज आपको अनसेटिस्फैक्शन फेस करना होता है। तो कभी कभी वो फ्रस्ट्रेटिंग होता था पहले, यस मैम। बट नाउअडेज वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं रहा। उसके भी बहुत सारे हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ने के कुछ मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि अब बहुत सारे ऐसे एप्स जुड़ गए हैं जो उस इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम इतना एक्सप्लेन करने के लिए। मैम एज ए डेजिग्नेटरी अगर देखें तो मैक्रोविजन में हम आपको प्रेसिडेंट के तौर पे देखते हैं, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ आपकी कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो बच्चों के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो या उनके फूड से रिलेटेड हो, जो हमारा मेस है बेसिकली। आप उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बेसिकली पास ऑन करें, जो मेस हमारा वो किस फॉर्मेट पे काम करता है। जब से हमने मैक्रोविजन स्टार्ट किया तो तब हमारे लिए ये था कि हमने मैक्रोविजन एज अ डे बोर्डिंग स्कूल खोला था, और उस समय भी हम नाश्ता और खाना देते थे। और उस समय नाश्ता और खाना ये होता था कि हम वीकली प्लान करते थे, यस मैम। एंड इट यूज टू मूव इन दैट वे कि एक वीकली प्लान मेस इंचार्जेस को और हलवाइयों को दे दिया तो वो बना देते हैं। फिर एक हमारे साथ एक टीम मेंबर जुड़े, उनका सजेशन आया कि आप 365 डेज का प्लान बनाएं। उस 365 डेज पे मेहनत करना, शुरू में तो लगा कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। जब भी कोई नया सजेशन आता है तो अब तो बहुत वेलकमिंग होता है, तब हम सुनते थे और हमें लगता था कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये उस समय की बात है जब आपके पास में एआई नहीं था, यस मैम। जब आपके पास में उस तरीके का कंप्यूटर्स का कोई सपोर्ट नहीं था कि आपको कुछ रेडीमेड मिल जाना है। और हमने कभी भी बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आउटसोर्स नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं कि क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है वो बने रहना चाहिए। और जब 365 डेज का कैलेंडर बनाना शुरू किया तो पहले साल में तो बहुत सारे लोगों ने मिलके किया। और मेरा अपना एक खाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाना में मज़ा आती है, और ये हुनर भी मुझे अपनी मम्मी और मदर इन लॉ से मिला है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी, उनको मैंने बहुत प्यार से खाना बनाते हुए और खिलाते हुए देखा है। यस, वो अपने मेस में दिखता है जब हम बच्चों को खिला रहे होते हाँ, हैं तो। तो उसमें ये एक चीज़ मैं हमेशा से मम्मी से सुनती हूँ, दोनों मम्मी से, कि किसी के दिल में पहुँचने का सीधा रास्ता जो है उनके पेट से होके होता है। तो शायद ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग रही होगी कि वो मेरे लिए फिर एक एक्स्ट्रा काम का डायमेंशन जिसमें मुझे मज़ा भी आने लगे, यस वो मैम। खुल गया था। सर से एक इंटरेक्शन में सर ने शेयर किया था कि हमारा जो हॉस्पिटल है ऑल इज वेल, उसमें एक एथिक्स पे काम करते हैं कि आपका पेशेंट कैसा भी हो, आप हमारे पास उसको छोड़ के जाओ, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं हम्म। उसको
ठीक करके आपको बताऊंगा कि आपका पेशेंट ठीक हो गया, लेके जाओ। सेम एथिक्स कहीं ना कहीं स्कूल में भी करता है कि आप अपना बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में हमें दो, हम उसको नीट, आईआईटी एंड अलग अलग सेगमेंट पे लेके चलेंगे। और ये जो सफ़र होता है इसमें बच्चे कई बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं मेंटली, उनको लगता है अकेलापन है, हॉस्टल में रह रहे हैं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया लास्ट 2 ईयर्स में, स्पेशली ओशो का जो शिविर हमारे यहाँ था, उससे जुड़ने के बाद जो मेंटल स्टिग्मा होता है बच्चों का, उससे अप करने में बहुत हेल्पफुल रहा है ये। उसमें आपका क्या एथिक्स है, कैसे बच्चों के लिए उसका आप यूज़ करती हैं? ओशो, यदि हम कहें कि ओशो के आने के बाद मैं अपने लिए पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, तो कादिर सर मैंने महसूस किया है कि अक्सर हम दो जिंदगी जीते हैं। जिसमें एक तो हम जिए चले जाते हैं कि बस जी रहे हैं, और एक जब हमें पता चलता है कि हमारे पास एक ही जिंदगी है, तो फिर हम उस पूरी जिंदगी का बहुत मजा लेना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बहुत सारा हमारा कहीं प्यार का सर्कल बढ़ाना चाहते हैं, मस्ती बढ़ाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हम करना चाहते हैं जिसमें हमें लगता है कि अब जिंदगी जो है ये हमारी ज्यादा सुकून से बीते। तो ओशो के जुड़ने के बाद ही मैं ये बहुत सारी चीज़ों को समझ पाई हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव विंग में मैनेज करना, पढ़ना, पढ़ाना और उसी पूरे कॉम्पिटिटिव एरिना में रहने में अनजाने में तो तनाव होता ही है, क्योंकि आपका कंपटीशन पूरे समय चल रहा है, आपको रैंक्स देना है, रिजल्ट्स देना है। ओशो के साथ में ये सफ़र इसलिए बहुत आसान हो गया क्योंकि ओशो जो है सबसे बड़े हीलर रहे मेंटल हेल्थ के। ओशो ने ह्यूमन बींग्स को जिस एक्सेप्टेंस पे कि पूरा ह्यूमन बींग आप कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे उसके अंदर ह्यूमन बींग्स में और क्या क्या बेहतरीन चीज़ें हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ओशो बोल के चले गए, ध्यान की विधियाँ बता के चले गए। और जब मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया तो मैंने अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन फील किया, वो सुकून, वो मस्ती, वो निडरता, वो जो करेज है जो पूरे समय बना रहे और लाइफ के लिए वो मस्ती बनी रहे, जिंदगी ही अपने आप में बड़ी मस्ती की पाठशाला बनती रहे। तो उसके लिए यदि आप देखें तो हर एक को अपनी एक इंटरनल एनर्जी का जो पूरा सर्वर होता है, उसमें एक एक्सटर्नल मोटिवेशन यदि हमको ध्यान से ही मिल जाए, कुछ एक्टिविटीज से ही मिल जाए, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, बजाय कि आप एक मोटिवेशनल स्पीच सुनो। तो बच्चों को ज़्यादा निडर बनाना, बच्चों के अंदर से फोबियास निकलते जाए, एंजाइटी उनकी कम हो, इसमें हमारा एक बहुत शानदार सिलेबस जो हमने मिलकर डिज़ाइन किया है, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट ही ओशो से मिला है। उस सिलेबस को हम ब्रेन बूस्टर कहते हैं। तो इसमें ब्रेन बूस्टर, स्पीड रीडिंग, मिड ब्रेन, ये सब में कॉमन फैक्टर है मेडिटेशन। और बच्चों को आप जब मेडिटेशन, योगा ये बताते हैं तो उन्हें थोड़ी सी कोफ्त होती है, थोड़ा सा कि हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की, और मैक्रोविजन इसको थोड़ा खेल खेल में कर जाता है, और इससे कहीं ना कहीं पूरे कैंपस में एक लाइवलीनेस बनी, माहौल बहुत ही खुशगवार हाँ। रहता है। ये पर्सनली मैं कहूँ तो मैंने बहुत फील किया है जी। कभी जब मैंने एंट्री करी थी लाइफ में, अलग ही स्ट्रगल था, लेकिन हाँ एक प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिली है, एक अर्निंग की कंडीशन मिली है, ठीक, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो योगा मैंने आपके साथ किया है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। मैम थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, चूँकि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है एज ए टीचर और मेरी शुरुआत है उसमें, कई बार इंटरेक्शन में ऐसा सुनने को मिलता है कि जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचर है, जो अपने प्राइमरी गोल में सक्सेसफुल नहीं रहे वो टीचर है, लेकिन एक आप ऐसी टीचर है जो न केवल एकेडमिक्स में बल्कि पर्सनल लाइफ में, हेल्थ के वाइज बोलूँ मैं, मेंटल हेल्थ में, हर तरह से सपोर्ट करती है। आपका नज़रिया जानना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। देखिए, हम तो जिस तरीके से जीते हैं उसमें हमें कोई भी प्रोफेशन हो, आप सिंपल यदि कोई जूता बना रहे हैं, जैसे अब्राहम लिंकन को किसी ने पूछा था, कहीं एक जगह उनको सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में किसी ने थोड़ा सा क्रिटिक फॉर्म में कह दिया कि आपके फादर तो कॉबलर थे, मोची थे। उस समय उन्होंने कहा था कि क्या उन्होंने आपके जूते कभी खराब बनाए हैं? एंड अब्राहम लिंकन को गर्व था कि मेरे पापा ने कॉबलर होते हुए जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। तो हम जो महसूस करते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपके दिल में उसके लिए कितना सम्मान है, कितनी गरिमा है,
उसी के अकॉर्डिंग आप अपने काम में खूबसूरती डालते चले जाते हैं। और टीचर्स, अब आज के समय में हम बात करें कि जिस एआई के एज में हम रह रहे हैं, जिस कंप्यूटर के एज में हम रह रहे हैं, हमने वो समय भी देखा है जो कोरोना में बीता है। यस मैम। और कोरोना के समय में और कोरोना के बाद में टीचर्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ा है। और टीचर्स का इम्पोर्टेंस इंडिया में भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि हम टीचर्स अपने आप को अपने पैकेज से इवेल्युएट करते हैं। नो डाउट पैकेज एक बड़ा रोल प्ले करता है, और वो भी अभी कुछ सालों में टीचर्स का जो पैकेज है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। काफ़ी उन उसमें भी कहीं ना कहीं उनके रिस्पेक्ट बढ़ाने वाले फिगर्स दुनिया के सामने आए हैं। लेकिन जब भी आप काम करते हो, मेरा मानना है आपको उस समय आपका सैलरी नहीं याद रहता। एग्जैक्टली। यू ट्राई टू गिव जस्ट बेस्ट, क्योंकि आप उस मोमेंट में जीते हो। यस मैम। और जब भी हम उन मोमेंट्स में जिसमें हमने अपना जीवन डाला है, यदि वो मोमेंट में हम कंप्लीट होते हैं, चाहे वो मोमेंट हमारा साफ सफाई का हो, खाना बनाने का हो, पढ़ने पढ़ाने का हो, खेल कूद का हो, गाने का हो, डांस का हो, वो हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन मोमेंट्स हो जाते हैं। तो किसी भी टीचर को ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो अनजाने में ही वो ये डर, ये कोफ्त भीतर लेके चल रहा है। तो ऐसे में वो अपने प्रोफेशन के साथ में बहुत जस्टिस नहीं कर पाएंगे। यस मैम। और ये थॉट प्रोसेस को अभी जितना भी पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें काफ़ी चेंज होते हुए मैंने देखा है। तो पर्सनली आई बिलीव कि अ टीचर इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट समथिंग। आज के समय में दुनिया में कोई किसी को सुन नहीं रहा है, तो एक टीचर को तो बहुत खुश होना चाहिए कि उसको सुनने वाली जनता उसके सामने बैठी हुई है। यस तो मैम। ये बड़ा फेज है, लोगों को अपना क्रिएट करना पड़ता है, ऑनलाइन में भी पोडियम क्रिएट करना पड़ता है, लाइक्स। आपके पास तो रेडीमेड बच्चों के, कह सकते पेरेंट्स ने छोटे छोटे पूरे भगवान भेज दिए हैं आपके घर। तो एज अ टीचर तो आपके पास जीने का वहाँ बहुत मौका है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और किसी भी प्रोफेशन में आप मस्ती में करते हैं, अपना पूरा एक उसमें जितना दिल तन मन सब डाल देते हैं, तो वो प्रोफेशन अपने आप में बहुत ऊंचाई ले लेता है। ओके मैम। मैम कुछ रैंडम क्वेश्चंस जी। इस टॉक शो को ख़त्म करने से पहले, आपकी फेवरेट बुक? ओशो। ओशो की ही सारी किताबें, जो पहले पढ़ते थे अब तो मैं सुनती हूँ। मैं अक्सर कुछ किताबें फिर भी उठाती हूँ, तो जो ओशो ने सजेस्ट किए उन बुक्स को मैं बहुत सारा, जैसे खलील जिब्रान की बुक है, यस मैम। ऐसे बुक ऑफ मीरदाद है, और ऐसी कई बुक्स है जो ओशो ने सजेस्ट की, उन्हें पढ़ती हूँ। मैंने कोशिश भी की कुछ और बुक्स पढ़ने की, पर फाइनली वो सारी बुक्स से ज़्यादा मैं टर्न आउट हो जाती हूँ ओशो की तरफ में, क्योंकि वो सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है। मैम फेवरेट पर्सन्स अपार्ट फ्रॉम आनंद सर? फेवरेट पर्सन में ओशो डेफिनेटली, और ओशो के बाद यदि हम लाइव कहें तो मेरे अपने गुरु, जो ओशो के यंगर ब्रदर है, डॉक्टर शैलेंद्र सरस्वती जी। यस मैम। सो ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मेरा परिवार मुझे बहुत मज़ा देता है, Yes, मेरे बच्चे अपने, और स्कूल और सारी टीम। बेस्ट प्लेस जहाँ अभी तक आपने विजिट नहीं किया, चाहती हैं विजिट करना? मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बट मेरे बेस्ट प्लेसेस में मैं स्विट्ज़रलैंड जा चुकी हूँ, और अभी कुछ और है बकेट लिस्ट में। तो अभी मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो बेस्ट प्लेस होगी या नहीं, बट डेफिनेटली आई लाइक ट्रैवलिंग, सो आई विल लाइक टू विजिट फ्यू मोर प्लेसेस, फ्यू मोर कंट्रीज। यस। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, एंड आई एम सॉरी मैं आपका नाम लेने जा रहा हूँ। ऐसा क्या लगता है आपको मंजूषा चौक से में अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जिसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाया है, वो बच रहा है अभी और निकलना बाकी है? नहीं, एज सच तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेरी एम्बिशन सब बचे नहीं हैं, बट डेफिनेटली मैं जब ग्रुप में किसी को बहुत रिलैक्स करवा पाती हूँ, खुद रिलैक्स होते हुए किसी को मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिव मोड में ले जा पाती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। रेस्ट ऑफ द मेरे काम के साथ साथ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनर कोर में कंटेंटमेंट देती है। मैम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मैक्रोविजन एकेडमी, आपका लास्ट 2 वर्ड्स हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा एडमिशन डेट बहुत ही क्लोज है और हम बहुत ही फोकस्ड है बच्चों को और ऊपर पहुंचाने के लिए, नई सीख देने के लिए, तो आपकी तरफ से लास्ट 2 वर्ड्स।
मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है इन्वेस्टमेंट की। आप जितनी नई नई स्किल्स और बहुत सारा पढ़ने पढ़ाने में अपना समय देंगे तो ज़िंदगी के जो बाकी साल है उसमें आपकी नींव बहुत मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं हमें टाइम किलिंग फैक्टर्स को चेक करना चाहिए कि कहीं ये मेरा समय तो नहीं बर्बाद कर रहा है, क्या मेरी ये फिटनेस में, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो या इमोशनल फिटनेस हो, उसमें ये ऐड कर रहा है, चाहे वो दोस्ती हो, एक्टिविटीज़ हो या जो कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखने में, पढ़ने में और दोस्तों के साथ में भी कुछ हेल्दी वे में हम ग्रो कर जाए, उस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टाइम का। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। थैंक यू कादिर सर, इट वाज वेरी नाइस टू हैव दिस informal cordial heart to heart communication. Thank Thank you. you.